हेलो एवरीवन, दिस इज रेनिस। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 का जो मॉक टेस्ट हुआ था आरडब्ल्यूए में, यानी कि कल संडे को। उसका हम आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। मतलब सॉल्यूशन ऐसा करने वाले हैं जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग, मैंने दोनों में से कुछ ऐसे अच्छे प्रश्न चुने हैं जिनमें स्टूडेंट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो मैथ्स रीजनिंग में मिला के 11 प्रश्न मुझे ऐसे मिले जो, हालांकि इनको मुश्किल तो नहीं कह सकते हम, लेकिन ये है कि ये अच्छे प्रश्न थे। ठीक है, इन पर बिगनर्स स्टूडेंट फंस सकता था, या कहीं तो कभी कभी अच्छे स्टूडेंट भी फंस सकते थे। ठीक है, तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। 11 प्रश्न हैं जो कि डाउटफुल है। ठीक है, तो चलिए जय माता का नाम लेते हैं। जय माँ सरस्वती। सभी प्रणाम करते हैं माता जी को। और अब हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है दोनों मैथ्स रीजनिंग। ठीक है, क्वेश्चन है, सती और रतिन ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किया। ठीक है, लेकिन कुछ महीनों के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। ठीक है, यदि 12 महीने के अंत में लाभ 7:10 के अनुपात में सती और रतिन के बीच साझा किया गया था, तो रतिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया था। ये बोल रहा है प्रश्न को अगर हम सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करें। दो लोग हैं, यानी कि मान लेते दो व्यक्ति है, सतिन और रतिन। ये दोनों कुछ निवेश करते हैं अपना धन, ठीक है, व्यवसाय में। फिर क्या होता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद जो सती जो होता है अपना पैसा वापस ले लेता है। ठीक है, कुछ महीनों तक तो वो रखता है, करता है, लेकिन कुछ महीनों बाद पैसा वापस ले लेता है। फिर अंत में जो लाभ है 7:10 के अनुपात में बढ़ता है। तो सती और रतिन के बीच साझा किया गया था, तो रतिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया था। मतलब जब सती छोड़ गया था तो उसके बाद रतिन ने कितने महीने और जो है धन निवेश किया था। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि जो सती ने पैसा लगाया टी समय के लिए, कितने समय के लिए, टी समय के लिए। ठीक है, तो रतिन तो एंड तक रहा है, तो रतिन ने कितना, अब मान लेते हैं रतिन ने लगाया 12 मंथ्स के लिए, इसने लगाया टी समय के लिए, क्योंकि 1 साल की बात है। ठीक है, अब ये कुछ महीनों, ये जो टी है इसका मतलब होगा जब तक रतिन जो है व्यवसाय में रहा है तब का। ठीक है, अब ये टी महीने इसने लगाया है। ठीक है, तो क्या हुआ फिर, तो हम जानते हैं कि इसने लगाया टी मंथ्स पैसा। ठीक है, इसने लगाया 12 महीना। अब रेशियो देखते हैं, रेशियो क्या है, 6:5। सती का रेशियो है तो इससे गुणा कर दो 6 से, और रतिन का रेशियो है तो इससे 5 को गुणा कर दो। अब ये क्या हो गया, टाइम और पूंजी। क्या है ये, टाइम, ये क्या है, पूंजी है कि नहीं, ऊपर भी टाइम और पूंजी है। टाइम और पूंजी बराबर क्या होता है, प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है, 7:10, 7:10 के अनुपात में ही बटाना। T6 बराबर 7 और 12:5 बराबर 10। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 60T बराबर 42, 12×5 = 60, और 6 से उधर से करोगे 60 से तो जो कितना हो जाएगा, 420। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये डिवाइड करेंगे 0 से 0, टी बराबर हो जाएगा 7। अब हमें ये पता चल गया कि जो सती था 7 महीने के लिए व्यवसाय में रहा था। कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। तो अब तो रतिन ने कितने महीने के लिए निवेश किया, तो जब इसके छोड़ जाने के बाद रतिन ने कितने और महीने निवेश किया, तो रतिन ने लगाया था 12, तो 12 में से 7 को माइनस करोगे तो आएगा कितना, 5। यानी कि रतिन जो था उसने, जब वो छोड़ गया था तो उसके बाद उसने 5 महीने और निवेश किया था। किसने, रतिन ने। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। होपफुली समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब है दोस्तों अगला,
एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है, ठीक है। वह दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोटों से हरा देता है, ठीक है। यदि वहाँ केवल 2 उम्मीदवार हैं तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिलते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, वोटिंग कितनी होती है ओवरऑल, 100% होती है कि नहीं। अगर एक उम्मीदवार को 57 मिला तो दूसरे को कितना मिला, 57% मिला, तो कितना मिला दूसरे को, तो ये घटाएंगे 10 7 3, कितना हो गया 43%, ये दूसरे को मिला। अब आगे क्या बोला है, वह दूसरे उम्मीदवार को इतने वोटों से हरा देता है, 65 से 24 से हरा देता है। तो परसेंट में अंतर देखो, परसेंट में अंतर कितना है, एक को 57% मिला, दूसरे को 43% मिला, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, कितना आता है 4 1, यानी कि 14% का मान दे रखा है आपको 6524, ठीक है। तो 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 14 75 तो ज़्यादा, 14 6 84, 14 दूनी 8 चौथी 42, 14 चौक 56, 14 5 70 ज़्यादा हो जाए 56, 4 बार गया, अब बचा कितना 10 9, ठीक है। फिर 14 6 84 और फिर बचा कितना 84 8 और फिर 14 6 84, कितना आ गया 1% की वैल्यू 466, ठीक है। तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले, अब ये 1% की वैल्यू है, हमें क्या चाहिए 100% वोट बैंक चाहिए, तो कितना हो जाएगा 46 46 0, ये 100 से गुणा कर देंगे, ये ओवरऑल वोट है। अब ये कुल वोटों की संख्या आ गई दोनों को, ठीक है। अब हारे हुए का कितने वोट मिले वो निकालना है, तो हारा हुआ को मिले कितने 43%, तो 43% निकालो इसका, ठीक है। जब आप इसका 43% निकालोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20,038। होपफुली समझ आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, इसमें लॉजिक लगाना है आपको। अगर 31 को इस प्रकार लिखा है, 17 को किस प्रकार लिखा जाएगा, एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो देखो क्या कर सकते हैं, नंबर्स को देख के दोस्तों फील आना चाहिए, तभी जाके आप एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। जब तक आपको फील नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो 31 का यार मैं सोचता हूँ तो गुणा किया होगा इसने, तो गुणा करके तो यार संख्या एज्यूम ही नहीं होगा। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, 31 का वर्ग करते हैं। तो 31 का वर्ग होता है 961, ये हमें पता है, और ये लगभग इसके आसपास है कि नहीं। तो 961 में अगर मैं +2 करूँगा तो हो जाएगा 963। इसी प्रकार 17 का वर्ग देखता हूँ, 17 का वर्ग कितना होता है 289 होता है ना। अगर मैं 289 में +2 करूँगा तो आ जाएगा 291, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली ये भी समझ आया होगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन भी रीजनिंग का है, डाउटफुल था। क्या है, 4 युग्म संख्या दिए गए जिनमें से असंगत को समझना। वैसे देखा जाए तो आपको ये लग रहा होगा कि ये अलग है, क्योंकि ये 2 इधर है, बाकी सब में डबल संख्या, इधर सिंगल डिजिट में, बाकी सब में डबल संख्या, ठीक है। ये लग रहा होगा, लेकिन इसका लॉजिक ये नहीं, इसका लॉजिक ये है डायरेक्ट नंबर्स को देखकर आप टिक कर रहे हो, इसका मतलब है क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, ठीक है। नंबर्स को डायरेक्ट आइडेंटिफाई मत करना, ये ज़्यादातर क्वेश्चन गलत ही होते हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये ऑप्शन सबसे अलग है, लेकिन इनके बीच का रिलेशन, जो हिडन रिलेशन है, उसको देखने का प्रयास करा करो। हिडन रिलेशन क्या है, चलो देखते हैं क्या हो सकता है। योग करके देखते हैं, तो योग में तो बात बनी नहीं रही, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलो फिर क्या देखते हैं, विभाज्यता के नियम के हिसाब से देखें तो ये 3 इससे नहीं है, ये 6 इससे नहीं है, ये 51 इससे नहीं है, लेकिन उधर तो बहुत छोटी संख्या है, ये 2 इस साइड बड़ी बड़ी संख्या है। चलो मान लेते कि विभाज्यता के नियम से एक बार हमें ये लग रहा है कि 4 6 24 ये डिजिबल हो रही है इससे, ठीक है। लेकिन ये अच्छा लॉजिक नहीं है, तो ये गारंटी वाला लॉजिक नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर से लग रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा और कोशिश करके देखनी है, ठीक है।
आप और दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो चलो गुणा करके देखते हैं। तो 17 और 6 का गुणा करो, कितना होता है 102। इसका गुणा करो, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 10, ये भी 102। फिर इसका गुणा गुणा 4 चुक 16, ये होता है 6, 4 दूनी 8 और 9, 24 चौक 96। ठीक है, इसका गुणा करो 2 5 दूनी 10। तो देखो दोस्तों, ये है परफेक्ट लॉजिक। ये लग रहा है कि वास्तव में कोई लॉजिक लगा है। इन सभी का जो है गुणज यानी कि मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 102 102 102 102, लेकिन इसका आ रहा है 96, इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हिडन लॉजिक है। हिडन लॉजिक ही जनरली एग्जाम में सही होते हैं ज़्यादातर। वैसे तो अगर आप संख्या को देख कर लॉजिक लगाओगे तो गलत हो जाओगे। ठीक है, कोशिश करना कि जो उसका हिडन लॉजिक है उसको ढूंढने का प्रयास करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन भी गणित से है, मैथ से है। क्या है? एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रतिवर्ष 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 है, तो मूल राशि का पता करिए। मूल राशि अपने आप में कितनी होती है? 100। ये जरूर याद रखना। ठीक है, कितनी होती है अपने आप में? 100। ठीक है, तो निकालते हैं की दर से महीने के लिए 400 है। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज प्रति 6% की दर से 10% महीने के। अच्छा, ये ब्याज दे रखा। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या होता है? 6 इंटू 10, और ये क्या है? महीने में है, तो इसको क्या कर देंगे हम? ये कर देंगे वर्ष में। ठीक है, हो गया वर्ष में। अब ये ही दे रखा, क्योंकि ब्याज टाइम इंटू रेट क्या होता है? ब्याज होता है नहीं, टाइम इंटू रेट। तो ये दे रखा आपको 400। कितना? 400। इसको सोल्व करो, 60/12। ठीक है, 60/12। अब ये क्या है? ब्याज। ये दे रखा है किसके बराबर? 400 के बराबर। जब आप इसको ले जाओगे तो ये 12 ऊपर आ जाएगा, ये 60 नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब इसको डिवाइड करोगे 6 से 6 चला जाएगा, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, यानी कि 80 आ जाएगा यहाँ से। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक यूनिट की 80। लेकिन हमें तो 100 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मूलधन पता चाहिए। तो 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8000। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देख पढ़ते हैं दोस्तों, 6वें क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन अच्छा है, स्टूडेंट इसमें फंस सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 0.9 का आपको SCF बताना है, 0.525। इसके करने के 2 तरीके हैं। या तो आप दशमलव के बराबर संख्या बना लीजिए, ठीक है, या फिर इसको शॉर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो शॉर्ट ही कर लेते हैं। यहाँ से हटाओगे तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ से हटाओगे तो यहाँ 100 आएगा, यहाँ से हटाओगे तो यहाँ 3 आएगा, 3 0 आएगी। अब ये तो कटना रहा, इसको काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से काटो ये 50 बार, 2 से काटो ये 12 बार, 2 से काटो ये 25 बार। ठीक है, इसको काट लेते हैं। 5 से 5 एकम 5, 5 25 और 5 दूनी 10, 00 अभी और कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो हमारे पास नई संख्या क्या आ गई? नई संख्या आ गई 9/10। ठीक है, और 9/10 के बाद में यहाँ से कितना आया था? 12/25, और फिर यहाँ पर कितना आया था? ये कितना है? 40। ठीक है, तो 21/40, ये हमारे पास नई संख्या आ गई। तो ऊपर वाली का SCF, नीचे वाली का LCM। तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाली काई से कट रही है, देखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या उठाते हैं, 9 12, इनका अंतर देखते हैं। 9 और 12 का 3 है, तो SCF तो हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका LCM लेते हैं, 10 25 40 का। तो 10 25 40 में से कॉमन संख्या देखो क्या है? तो हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। किसको? 5 को। तो इसको काटो, 5 दूनी 10, 5 25, 5 40। ठीक है, अब कोई कॉमन नहीं आ रहा है,
तो अब ये जो बाकी संख्या बची है इससे गुणा कर दो। 5 दूनी 10, 10 पंजे होता है 50 और 50 अट्ठो होता है, ये सही कर रहे हैं अपन 2, ठीक है। 10 25 40 आए यहाँ से, तो 5 दूनी 10 पचम 25 1 40, तो 5 दूनी 10 और 80, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, नहीं अभी तो और कॉमन आ जाएगा ना, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने। 1 मिनट थोड़ी सी स्पेस ले लेते हैं। हमारे पास जो संख्या आई थी वो आई थी 9/10, ठीक है, 12/25 और 21/40, यही थी संख्या, ठीक है। अब ऊपर वाली का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका क्या हुआ, एचसीएफ इसका क्या हुआ, एचसीएफ इसका हो जाएगा 3 तो हम कर चुके थे। अब इनका एलसीएम लेना 10 25 और 40 का। तो एक ऐसी छोटी संख्या देखो जो इन तीनों से विभाज्य हो रही हो, तो देखते हैं हम। अगर हम कॉमन लें यहाँ से 5 को, तो अंदर बचेगा 2, फिर अंदर बचेगा 5, फिर अंदर बचेगा 8, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ से कोई कॉमन नहीं आ रहा तो गुणा कर दीजिए। 5 25, 25 दूनी 50, 50 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 पंच 40, 400, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/400, ठीक है। ये क्या एलसीएम ये सही ले रहे हैं हम, क्या गड़बड़ कर रहे हैं कुछ, 1 मिनट। चलो डायरेक्ट देख करके देखते, 10 25 5, ठीक है। इसका एलसीएम 200 भी तो हो सकता है, लेकिन वहाँ से उस मेथड से आ क्यों नहीं रहा। 10 0 25 8 240 पंजे 200, फिर डबल 14 कैसे आ रहा है। ठीक है, ये एलसीएम यही होगा, ऑप्शन में यही था, ठीक है। लेकिन हमारा उस मेथड से 400 आ रहा है, थोड़ा सा कॉमन लेने में दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3/200, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये हम कर चुके हैं 7वां। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है रीजनिंग का। तो रीजनिंग का क्वेश्चन क्या है, उस बैनारेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के मध्य सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। आपको दिए हुए खाद्य पदार्थ, केले और फल। अब यहाँ पर स्टूडेंट फंस सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान करके सोचना है और समझना है। देखो, खाद्य पदार्थ का मतलब क्या हो गया, ये दोनों चीज़ें आ गई, ठीक है। और उसके अंदर आ गया फल, फल के अंदर आ गया केले, सर्कल से ही बन रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट इसको डी टिक करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, वो सोचेंगे कि इस प्रकार से करेंगे, जैसे कि ये हो गया खाद्य पदार्थ, ये हो गया केला और ये हो गया फल, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो ये बिल्कुल सही था, क्योंकि कुछ फल केले होते हैं और कुछ केले फल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन सबसे अच्छा कौन सा विकल्प है, सबसे अच्छा ऑप्शन ये है, तो यही होगा, ठीक है। ये सबसे ऊपर खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ के अंदर फल, फल के अंदर क्या, केला। जैसे देखा जाए तो ये एमपी है, एमपी के अंदर कौन आता है, भोपाल, भोपाल के अंतर्गत कौन आता है, विदिशा, ठीक है। अब ये लॉजिक ऐसा भी हो जाता है कि विदिशा कुछ हिस्सा भोपाल हो सकता है, भोपाल का कुछ हिस्सा विदिशा होता है, और ये दोनों है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं।
ये भी सही था, लेकिन ऑप्शन में भी ये है तो इसलिए ये सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन कौन सा है? नवा है, उस आकृति का चयन करें जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखिए पहली आकृति ये सीधा दे रखा ये एरो का निशान ये बिल्कुल सेम ही रहा दूसरी कंडीशन में भी, लेकिन जो इस ये वाला जो तीर था ये ऊपर हो गया, बाकी सब सेम ही रहा। तो ऐसा ही इसको करते हैं, ये जो ऊपर जो दे रखा इस प्रकार का ये इसको नीचे बनाते हैं। ठीक है, इसको नीचे बनाते हैं और इसको ऊपर बनाते हैं। ये इसको ऊपर बनाया। अब यहाँ पर गड़बड़ स्टूडेंट क्या कर देंगे कि उनको लगेगा कि यार कि जो एरो का निशान था उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं है, तो इस प्रकार जो एस का निशान है इसमें भी किसी तरीके का परिवर्तन नहीं करेंगे, तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे इसको एस को ऐसा ही लिख देंगे, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है? देखो दोस्तों, थोड़ा सोचने का प्रयास करो। कैसे? देखो ये तीर का निशान है। क्या है? तीर का निशान है, एरो का निशान है। अब ये सीधा डंडा है। अब ये दूसरा जो एरो है यानी कि ये दूसरा जो आकृति है, दूसरा ये वाला जो है ऊपर वाला, इसको चाहे तो आप टॉप की तरफ घुमाओ चाहे आप बॉटम की तरफ घुमाओ, ये जो सीधा जो लाइन है, जो सीधी लाइन है, इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। और ना अगला वाला ये इस पे फ़र्क पड़ेगा कोई, इसको चाहे तो ऊपर कर दो चाहे नीचे। लेकिन जब जो एस है, एस को अगर आप सीधी वाली कंडीशन में रखोगे तो सीधा रहेगा कि नहीं, लेकिन आप उल्टी वाली कंडीशन में कर दोगे तो ये ऐसा बन जाएगा ना, इधर से इधर रहोगा तो ऐसा रहेगा, ऊपर से नीचे कर दोगा तो ऐसा रहेगा। ये वाला ये तो परिवर्तन होगा ना, इसका तो कोई परिवर्तन नहीं हो। तो स्टूडेंट क्या करेंगे इसमें, वो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, जबकि ये गलत होगा, क्योंकि उसी की जैसा एस नहीं रहेगा। जब आकृति बदलेगी तो ये एस कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि सी वाला। आशा करता हूँ समझे होंगे। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। 10वां क्वेश्चन भी रीजनिंग का था, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? इसका मतलब ये है, मतलब ये दे रखा $5 x बराबर है 41 का, तो हम ए बराबर मान लेते हैं 5 और x b बराबर मान लेते हैं हम x। ये दे रखा है, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे ज़्यादा। तो ए की जगह इस समीकरण में पुट करो, ए की जगह 5 रखो, बी की जगह x रखो +12 और बराबर 41, ऐसे ही दे रखा ना। ठीक है, इसको सोल्व करो, ये क्या हो जाएगा 3x 12 5 17 बराबर 41। इसको इसमें से घटाओ, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और अपन 3। x बराबर क्या जाएगा 8। यही हमसे पूछा है, x का मान क्या हो जाएगा 8। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है रिपीटेड सीरीज़ का। इस प्रकार के प्रश्नों में भी स्टूडेंट फंसते हैं। देखो ऑप्शन अप्लाई करके देख सकते हो, बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन मैं आपको एक और अच्छा तरीका बताने वाला हूँ। कौन सा? देखो पहले प्रश्न लिखो। प्रश्न क्या है? ABA.CCD AB डॉट B डॉट DABABC डॉट। ये प्रश्न है कि नहीं? बिल्कुल है। देखो दोस्तों, यहाँ से आप पेयर भी बना सकते हो, लेकिन पेयर से पहले एक कोशिश करा करो कि हम कुछ एक्स्ट्रा टाइम बचत हो जाए हमारी और जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें। तो कैसे करेंगे? तो सबसे ज़्यादा गहरा अक्षर कहाँ पर दिख रहे हैं आपको? सबसे ज़्यादा गहरे अक्षर मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, तो मैं कोशिश करूँगा यहीं से चीज़ें बनाई जाए। देखो ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ है, तो थोड़ा और आगे बढ़ो, ABABC। ओके, ये पेयर बन गया हमें ABABC। यहाँ भी AB है, तो इससे थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करूँगा। ABABC डबल C। ठीक है, तो यहाँ से कोशिश करूँगा ABABC हो गया CC। CC के बाद में
ये दो सी के बाद में तुरंत डी है, तो सी के बाद में तुरंत डी यहाँ भी लिख दो। ओके ठीक है, हमारा पेयर कंप्लीट है, अब दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी ए बी सी डी हो गया पूरा। तो क्या क्या भरा हमने भरा बी, ठीक है, बी भरा, बी के बाद ए भरा, ए के बाद में सी भरा, सी भरा, सी भरा, डी भरा। ये देखो दोस्तों, बिना ऑप्शन के सोल्व कर दिए। आशा करता हूँ समझ आया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दोस्तों कर चुके हैं आज के जितने भी डाउटफुल क्वेश्चन थे उनको, यानी कि जो कल टेस्ट हुआ था मॉक टेस्ट, उसके सारे डाउटफुल क्वेश्चन को मैं कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ इन्हीं क्वेश्चन में फंसे होंगे। अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा डाउट आया हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पर इसी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, वहाँ से जुड़ के आप वहाँ से पूछ सकते हो। इसके अलावा कोई दूसरा डाउट आया हो तो, ठीक है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।